बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिमांड, तलब की तफ़ाली मसावात। अब तलब को हमने पढ़ लिया, कानूनी तलब, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को हमने डिस्कस कर लिया। और हम सबको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या शो करता है, इट शोज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, कि ये तलब और कीमत के दरमियान तफ़ाली रिश्ते की वजाहत करता है। अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखें, इसको हम अगर मसावात की शक्ल में देखें, तो जैसा कि सबको नज़र आ रहा है, सबकी किताबों उर्दू इंग्लिश में है कि इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है y इज़ इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2 एंड सो ऑन अप टू Pn Qn। इसमें जो y है कैपिटल, वो क्या है बेसिकली, इट इज़ द अमाउंट कंज्यूमर वांट्स टू स्पेंड, यानी ये टोटल आमदनी है या वो आमदनी का हिस्सा है जो कि सारिफ जो है वो खर्च करना चाहता है। इसमें जो P1, P2, P3 क्या हैं, दीज आर द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स। ये 1 to 3 जो हैं ये डिफरेंट गुड्स हैं, मुख्तलिफ अशियाँ हैं। और P जो है वो क्या है, P स्टैंड फॉर प्राइस लेवल, P जो है वो कीमत के लिए सिंबल यूज़ किया गया है। और Q जो है वो क्या है, Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी डिमांड ऑफ दीज गुड्स, Q जो है वो इन अशिया की तलब को शो करता है। और 1 to 3 क्या है, 1 to 3 जो है दीज आर द डिफरेंट गुड्स, ये मुख्तलिफ अशियाँ हैं जो कि सारिफ जो है वो ख़रीदना चाहता है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि लॉ ऑफ डिमांड में बेसिकली हम लिखते हैं क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। क्यों? क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस के अलावा जो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आ रही, इनकम ऑफ कंज्यूमर में चेंज नहीं आ रही, टेस्ट हैबिट्स फैशन में चेंज नहीं आ रही, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट में चेंज नहीं आ रही। दस हम कहते हैं कि जो मेन फंक्शन है वो क्या है, क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। और अगर हम इसको इक्वेशनल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं A माइनस BP। अब इसी की अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो डेफिनेटली, ये मैंने शुरू के चैप्टर में भी शायद बताया था, ग्राफ बनाना, थर्ड चैप्टर था शायद, कि आपको इक्वेशन दी होगी, जैसे यहाँ एग्जांपल में दी हुई है Q इज़ इक्वल टू 10 माइनस 2P। अब आपने क्या करना है, P को डिफरेंट वैल्यूज़ देनी है तो Q की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब P को डेफिनेटली, P इज़ द प्राइस, तो वैसे आम ग्राफ मैथ्स में बनाते हुए तो आप कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव देते हो, आप सबको पता है, कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव देते हो, बट यहाँ प्राइस की वैल्यूज़ पुट करनी है तो प्राइस की वैल्यूज़ जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी, बिकॉज प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। प्राइस जो है मनफी नहीं हो सकती, और ज़ीरो प्राइस का मतलब है फ्री गुड, इसलिए हम ज़ीरो प्राइस में यहाँ नहीं लेंगे, तो प्राइस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ आप देख लो P 1 2 3 4 ली गई है। अब जब P 1 होगी, P की जगह 1 वैल्यू डालो तो क्या आ जाएगा आंसर, Q का 8 आ जाएगा, 10 माइनस 2 8। P को 2 डालोगे तो 2 2 ज़र 4, Q का आंसर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 4 6। P 3 डालोगे तो Q 4 आ जाएगा, और P 4 डालोगे तो Q जो है वो 2 आ जाएगा। अब यानी P और QD हमारे पास आ गया। अब इसी को हम ग्राफ की शक्ल में शो भी कर सकते हैं, जैसा कि वही एक्स एक्सिस में हम क्वांटिटी डिमांड या तलब लेते हैं, वाई एक्सिस में हम P प्राइस या कीमत लेते हैं। हमने वैल्यूज़ को पुट किया बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड की तरह, तो हमारे पास नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व आ गया, यानी जो शो कर रहा है कि डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में गिवन हो सकती है और वो कह सकते हैं कि जी इसका ग्राफ बनाएं, तो आपने क्या करना है कि प्राइसेस को 1 2 3 4 वैल्यूज़ देनी है और क्वांटिटी डिमांड के अकॉर्डिंगली जो है उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है डेरिवेशन ऑफ डिमांड इक्वेशन। ये इम्पॉर्टेंट है कि डेरिवेशन ऑफ डिमांड इक्वेशन यानी कि गोशवारे की मदद से तलब की मसावात को किस तरह से अखज़ किया जा सकता है, यानी अगर आपको टेबल गिवन हो तो किस तरह से डिमांड की इक्वेशन को जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहले जो हमने किया था उसमें यह था कि इक्वेशन आपको गिवन है, उसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। अब है कि अगर आपको टेबल गिवन है तो उससे वो इक्वेशन Q इज़ इक्वल टू A माइनस BP कैसे सॉल्व की जा सकती है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही फार्मूला है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, बुक्स में भी दिया हुआ है, Q माइनस Q1, ये सारे स्मॉल में ही है, ठीक है, मुझसे वो कैपिटल में आ गया। Q माइनस Q1 इज़ इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1। अब इसमें जो Q और P है बेसिकली वो क्या है, वो आपके जो यहाँ पे आपके पास ये बेसिक Q दिया हुआ है दिस वन, और जो बेसिक P दिया हुआ है दिस वन, ये तो फार्मूले का है, ठीक है ना। ओरिजिनल फार्मूला क्या था अगर याद हो, Q इज़ इक्वल टू A माइनस BP, यानी ये जर्नल इक्वेशन ऑफ डिमांड है जिसमें A और B कॉन्स्टेंट्स हैं, माइनस साइन का मतलब है कि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो आपने गोशवारे का मतलब टेबल है, उसकी मदद से इस शक्ल में इक्वेशन कैसे निकालनी है। इस शक्ल का मतलब ये नहीं है कि A B आएगा, A B का मतलब आपके कोई भी जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंगली नंबर्स आएंगे 1 2 3 4,
क्यू की जगह पे क्यू ही आएगा, पी की जगह पे पी आएगा, माइनस की जगह पे माइनस ही आएगा। समझ आ गया? अब आपने यहाँ पे टेबल से इस शक्ल की इक्वेशन कैसे निकालनी है, तो उसको निकालने का फार्मूला ये है, क्यू माइनस क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई पी टू माइनस पी वन इंटू पी माइनस पी वन। इसमें जो क्यू और पी हैं वो यही वाले क्यू और पी हैं जो यहाँ दिए हुए हैं, उनकी जगह वैल्यू नहीं लगेगी। बाकी पी वन का मतलब है फर्स्ट प्राइस, पी टू का मतलब है सेकेंड प्राइस, क्यू वन का मतलब है फर्स्ट क्वांटिटी और Q2 का मतलब है सेकंड क्वांटिटी। ये आपको टेबल दिया हुआ है, इसमें प्राइसेस भी दी हुई हैं, क्वांटिटी डिमांड भी दी है। आपको नज़र आ रही है कि प्राइस अगर इंक्रीज़ करती है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ कर रही है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंगली सॉरी आप वैल्यूज़ लगाएं, Q माइनस क्यू वन यानी Q माइनस क्यू वन एक्सक्यूज़ मी, Q1 क्या है, मैंने आपको जैसे पहले कहा Q1 इज़ द फर्स्ट क्वांटिटी। फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, 40 है, तो हो जाएगा Q माइनस 40 इज इक्वल टू Q2 माइनस क्यू वन। Q2 माइनस क्यू वन क्या होगा, 30 माइनस 40, आगे डिवाइडेड बाई P2 माइनस पी वन। P2 क्या है यहाँ पे 10 है और P1 आपके पास क्या है 5 है, तो 10 माइनस 5 इंटू P माइनस पी वन यानी P माइनस 5। ठीक है ना, समझ आ गई? याद रखो बस Q और P इसी तरह रहेंगे, P1 पहली प्राइस, P2 दूसरी प्राइस, यानी P1 5 है, P2 10 है, Q1 40 है, Q2 30 है। उनको इस फार्मूले में हमने डाला सॉरी आगे हमने सिंपल सॉल्व किया, Q माइनस 40 ऐसे ही है, 30 माइनस 40 आ गया माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 5 आ गया आगे इंटू P माइनस 5। Q माइनस 40 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10, ठीक है, तो ये आ गया माइनस 2 P, अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़र 10, Q इधर ही रहने दो, 40 इधर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस 2P प्लस 10 प्लस 40, तो Q इज इक्वल टू माइनस 2P प्लस 50। या आप इसको यूँ भी फर्दर लिख सकती हो कि Q इज इक्वल टू, अगर आप और सिंपल करना चाहो, 50 माइनस 2P। अब इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करो तो सेम है, Q की जगह Q आ रहा है, इक्वल की जगह इक्वल आ रहा है, A की जगह 50 आ रहा है, माइनस की जगह माइनस आ रहा है, B की जगह 2 आ रहा है और P की जगह पे P आ रहा है। यानी इफ़ यू हैव गिवन द शेड्यूल, अगर आपको गोशवारा टेबल शेड्यूल गिवन हो तो हाउ यू कैन डेराइव द डिमांड इक्वेशन, आप उसकी मदद से इक्वेशन ऑफ डिमांड कैसे फाइंड करेंगे, उसका ये तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है जी शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारा ख़त तलब है, डिमांड कर्व है, वो किसी ना किसी वजह से शिफ्ट भी करता है, अपवर्ड डाउनवर्ड भी शिफ्ट करता है। और वो शिफ्ट कब कर सकता है कि अगर आपकी जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे कि जी इनमें चेंजेस ना आए, अगर उन फैक्टर्स में चेंजेस आ जाए, मसलन इनकम चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो जाए, हैबिट्स चेंज हो जाएँ, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट्स चेंज हो जाएँ, तो इनमें से कोई भी चीज़ चेंज होने की बिना पे आपका डिमांड कर्व शिफ्ट करता है। अब उसकी शिफ्टिंग दो तरह की होती है। फर्स्ट को हम कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जिसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी कहते हैं, ख़त तलब के साथ हरकत या तलब का फैलना और सिकुड़ना। अब याद रखो, ये जो फैलना और सिकुड़ना है, एक्सपेंशन को इंग्लिश में बेटे एक्सटेंशन भी कहते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो हम एक्सपेंशन को जो है वो सॉरी एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को कॉन्ट्रैक्शन ही कहा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करना, कम होना। ठीक है, तो अब फैलना या सिकुड़ना या एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन से क्या मुराद है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में जब आप कहते हो कि जब हमारी एक्सटेंशन किसके डिमांड के, ठीक है, जब प्राइस हमारी डिक्रीज़ होती है तो प्राइस के डिक्रीज़ होने से क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होती है। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज। इंक्रीज़ का मतलब क्या है, वो फैल रही है, तो इसका मतलब है इट इज़ एक्सटेंशन इन डिमांड। और व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, तो डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है, इट इज़ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कि कीमत में कमी से तलब में इजाफा होता है तो उसे तलब का फैलना कहते हैं। ठीक है ना, कीमत का फैलना नहीं है, तलब का फैलना है। तो तलब जब ज़्यादा होगी तो वो फैल रही है, तलब जब कम होगी तो वो सिकुड़ रही है। और कीमत में इजाफे से तलब में जब कमी होती है तो उसे तलब का सिकुड़ना कहते हैं। अब इसका एक ही टेबल उन्होंने बनाया दोनों तरफ से, आप चाहें तो दो टेबल बना सकती हैं। देखिए, इसमें अगर हम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे कि प्राइस जो है वो कम हो रही है तो डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रही है, और अगर ऊपर से नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो प्राइस है 10 15 20 और डिमांड हो रही है 10 15 20। यानी उन्होंने एक ही तरह से दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है, एक रुख से ये कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है और एक से एक्सपेंशन को शो कर रहा है। अगर आपको एक टेबल डिफ़िकल्ट लगता है तो आप दो भी बना सकते हो, जैसे एक ये बना दो एरोज़, अगर आपको नहीं समझ आते तो एक बना दो जैसे कि प्राइस कम हो रही है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है।
डिमांड ज़्यादा होने का मतलब है ये क्या है, ये फैलना शुरू कर रहा है, ठीक है। दूसरा उल्टा करके बना दो, अलग टेबल बना दो, उसमें आप प्राइस को क्या करोगे, उसमें आप प्राइस को कर दो 5 और 10, प्राइस ज़्यादा हो रही है, और डिमांड को कर दो, डिमांड कम हो रही है जैसे 10 से 5, तो ये क्या हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्शन लेन डिमांड हो जाएगी। दोनों को अलग अलग ड्रॉ भी कर सकते हैं। और सिंपल इसका डिमांड कर्व है, यानी डिमांड कर्व ऊपर से ही हरकत कर रहा है, कहीं नई जगह पे मूव जो है वो नहीं कर रहा है, इसको कहते हैं मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। दूसरा जो इसमें हमारी मूवमेंट है दैट इज़ राइज एंड फॉल इन डिमांड, तलब का गिरना या चढ़ना। उसमें फर्स्ट केस है डिमांड का राइज इन डिमांड, तलब का चढ़ना या बढ़ना। अब तलब का चढ़ना या बढ़ना के दो केसेस दिए हुए हैं, दो सूरतें हर किताब में दी होंगी। इसमें एक केस तो ठीक है ना, चढ़ना, राइस से याद रखें। पहला केस राइस का मतलब क्या है कि व्हेन प्राइस रिमेन सेम एंड डिमांड इंक्रीजेस। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, पहला केस क्या होगा कि जब प्राइस जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है, और क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज़ कर रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। और दूसरा केस क्या होगा कि जब हमारी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर रही है और क्वांटिटी डिमांड जो है वो हमारी क्या है, सेम है, उल्ट है, ठीक है ना। यानी दोनों को बारी बारी इंक्रीज़ करना है। पहला केस है जब प्राइस सेम है और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ कर रही है। दूसरा है प्राइस इंक्रीज़ कर रही है और क्वांटिटी डिमांड सेम है। अब इसको जब हम ड्रॉ करेंगे, पहला है प्राइस सेम है 10 10 10, लेकिन प्राइस के सेम होने के बावजूद भी लोगों ने तलब में इजाफा कर दिया, डिमांड 20 से 30, 30 से 40 हुई। उसकी रीज़न्स बहुत सी हो सकती हैं। ये रीज़न हो सकती है लोगों के टेस्ट बदल गए, हैबिट्स बदल गई, फैशन में वो चीज़ आ गई, लोगों की इनकम बदल गई, कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से प्राइस चेंज नहीं हुई लेकिन डिमांड में इजाफा हो गया। अब इसमें ड्रॉ अगर करो, देखो फर्स्ट 10 पे 20 है, ये प्राइस है 10 पे 20, ये फर्स्ट ए पॉइंट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब प्राइस तो 10 ही है, ये प्राइस की लाइन तो देखिए सीधी जा रही है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, ये 20 से 30 और 30 से 40 है, तो ये तीन डिमांड कर्व्स हैं। डिमांड कर्व क्या है, आगे की तरफ जो है वो मूव करता जा रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो ये राइज इन डिमांड है, यानी डिमांड में इजाफा हो रहा है। दूसरा डिमांड का राइज क्या है कि प्राइस ज़्यादा हुई लेकिन डिमांड में कोई तब्दीली नहीं है। ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा कि तलब में तो इजाफा हो गया लेकिन लोगों ने उस चीज़ की कीमत में तो इजाफा हो गया लेकिन लोगों ने किसी वजह से उसकी जो है वो डिमांड में कोई तब्दीली ना लाई। अब उसमें हमारा डिमांड कब क्या होगा कि देखें, डिमांड तो आपकी जो है वो फिक्स है 20 पे ये, लेकिन प्राइस क्या हो रही है, ये 10 से 20 हो रही है, 20 से 30 हो रही है, ठीक है ना। प्राइस आपकी क्या हो रही है, ये आपकी इंक्रीज़ होती जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये आपका राइज इन डिमांड का केस है। फिर हमारे पास आता है फॉल इन डिमांड। फॉल का मतलब क्या होगा, तलब का गिरना। ये भी टू वे केस है, सके नज़र आ रहा होगा। टू वे केस क्या है कि इसमें भी हमारे पास जो है वो नज़र आ रहा है कि जैसे या प्राइस सेम रहे और डिमांड कम हो जाए, या प्राइस कम हो जाए और डिमांड सेम रहे, ठीक है ना। उसमें बढ़ना था दोनों का, इसमें हमने फॉल होना दिखाना है। अब देखें, जैसे पहला केस है प्राइस सेम रहे 10 है, डिमांड जो है वो कम हो जाए 40 30 और 20 हो जाए, तो 40 30 20 से वही डिमांड का जो आगे मूव कर रहा था यहाँ कहाँ मूव कर रहा है, पीछे मूव कर रहा है। या प्राइस कम हो और डिमांड सेम रहे, प्राइस कम हो डिमांड सेम रहे। अब यहाँ पे देखो डिमांड कब कहाँ शिफ्ट कर रहा है, उसमें ऊपर शिफ्ट कर रहा था, इसमें कहाँ शिफ्ट कर रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो जब आप बना के देखोगे इट विल बी ईजी फॉर यू। और वैसे इस लेवल पे तो सिर्फ आपको डेफिनेशंस के हिसाब से ज़्यादा आता होता है कि राइज इन डिमांड क्या होता है, फॉल इन डिमांड क्या होता है, और तलब किस तरह से ख़त तलब जो है वो हरकत करता है, उसकी हरकत को किस तरह से देखा जो है वो जा सकता है, ठीक है। अब इसमें चेंजेस क्यों होती हैं, बेसिकली ये जो चेंजेस हैं कि ये क्यों राइज़ होती है और क्यों फॉल होती हैं, ये सारी वही चेंजेस हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो है आपकी चेंजेस मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पे हो सकती हैं। पहली वजह हो सकती है कि चेंज इन प्राइस ऑफ गुड, कि हो सकता है शेयर की कीमत में तब्दीली वाक़या हो जाए, तो कीमत में तब्दीली वाक़या होने से भी वो जो हमने पहला केस पढ़ा एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, कि कीमत कम होगी तो डिमांड फैल जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और कीमत ज़्यादा होने पर डिमांड कम हो जाएगी। दूसरी रीज़न क्या हो सकती है राइज फॉल की, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, यानी कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा हो जाएगी, तो डेफिनेटली उसकी परचेजिंग पावर में, उसकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो जाएगा, तो कीमत के सेम होने के बावजूद भी ही विल परचेज़ मोर गुड्स, वो चीज़ों की ख़रीदारी में इजाफा कर देगा। और इसी तरह से जब उसकी इनकम में कमी होगी तो बेशक प्राइस में चेंज नहीं आई, लेकिन बिकॉज उसकी इनकम कम हो गई है तो नाउ ही विल परचेज़ लेस गुड्स, वो चीज़ों को कम ख़रीदेगा। तीसरी रीज़न हो सकती है चेंज इन नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स, कि सार्फिन की तादाद में जो है वो कोई ना कोई चेंज आ जाए, सार्फिन की तादाद में इजाफा या
कमी आ जाए, ठीक है ना। चेंज इन नंबर ऑफ गुड्स कैसे, चेंज इन नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स, कि अगर कंज्यूमर कौन है, सार्फिन, ख़रीदार, अगर ख़रीदारों की तादाद में जो है वो इजाफा या कमी हो तो उससे भी डिमांड बढ़ जाएगी। देखो ना, अगर किसी घर में कोई पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाए, मेहमान ज़्यादा आ जाएँ, तो प्राइस के उतने होने के बावजूद भी हम डिमांड बढ़ा देते हैं। और इसी तरह से अगर पॉपुलेशन कम हो जाए तो प्राइस सेम होने के बावजूद भी हम डिमांड को कम कर देते हैं। फिर इसकी रीज़न हो सकती है चेंज इन हैबिट्स एंड फैशन, कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई चीज़ फ़ैशन में होती है, तो फ़ैशन में होने के बावजूद चाहे उसकी प्राइस में तब्दीली ना हो, हम उसकी प्राइस बेशक ज़्यादा हो, हम उसकी डिमांड में चेंज नहीं लाते, और समटाइम प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी हम उसकी डिमांड कम नहीं करते। इसी तरह से जो चीज़ आउट ऑफ फैशन होती है, अनफेवरेबल गुड्स होती हैं, उनकी डिमांड नॉर्मली कम हो जाती है। फिर चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड रिलेटेड गुड्स, जो मुतबादिल अशियाँ हैं उनकी कीमतें तब्दील होने से भी हमारी डिमांड में फ़र्क पड़ता है। जैसे हम बार बार पढ़ते हैं पेप्सी और कोक जो है वो सब्स्टिट्यूट हैं, तो अगर पेप्सी महंगी होगी तो पेप्सी की डिमांड में तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, कोक की डिमांड खुद ब खुद ही कम हो जाएगी, ठीक है। हालांकि कोक की प्राइस में कोई चेंज नहीं आई, तो ये फ़र्क भी पड़ता है। फिर चेंज इन बिजनेस एक्टिविटीज़, जो आपके कारोबारी हालात हैं उनमें तब्दीलियों से भी, देखिए अगर आपकी फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल का मतलब है कि आपको बिज़नेस बड़ा अच्छा जा रहा है, बड़ा फ़ायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड अच्छी है तो डेफ़िनेटली आप इंकरेज करेंगे डिमांड को, चीज़ों की ख़रीदारी में हिस्सा लेंगे। लेकिन अगर बिज़नेस एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है चीज़ें ख़रीदने के, तो डेफ़िनेटली डिमांड फॉर गुड विल फॉल। फिर चेंज इन वेदर कंडीशंस, मौसमी हालात के बदलने से भी तलब में तब्दीली आती है। मसलन जैसे कि आइसक्रीम की, कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड जो है वो विंटर में कम हो जाती है और कंपैरेटिवली समर में जो है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर चेंज इन साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, सबसे अहम बात कि लोगों की जो नफ्सियाती कैफियत है उसमें तब्दीली आने से, कि वो लोग जो कि आप समझ लें सेल्फ कंटेंटमेंट जो होती है आपकी, ख़ुद को मुतमईन करने की हालत, इट डिस्करेज द वेस्टफुल कंजम्पशन ऑस्टेंटेशन, यानी वो लोग जो कि सेटिस्फाई हो जाते हैं अपने आप से और जो तसन्नु पसंद नहीं होते, जो बनावट को पसंद नहीं करते, वो चीज़ों को खामखा में नहीं ख़रीदते, तो डिमांड में कमी हो जाती है। जबकि वो लोग जो कहते हैं नहीं जी हमारे पास जितनी चीज़ें होंगी उतना स्टेटस ज़्यादा होगा, वो डिमांड में इजाफा करने का बायस बनते हैं। फिर चेंज इन वेल्थ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि माशरे में जो आपकी आमदनी का मेयार है वो क्या है। अगर तो देखिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेयर है, फेयर का मतलब है कि तमाम लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी बआसानी मिल रही हैं, तो डेफ़िनेटली एक आम आदमी, कॉमन मैन भी जो है वो चीज़ों को ख़रीदना चाहेगा एंड डिमांड फॉर गुड विल इंक्रीज़, डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब बंदा बहुत गरीब हो रहा है, तो डेफ़िनेटली वो अमीर ही सिर्फ चीज़ें ख़रीदेगा ना, जो 90% गरीब हैं वो तो नहीं ख़रीद सकेंगे, तो डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स विल फॉल। फिर चेंज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होती है, ज़र की मकदार, ज़र की रसद। अब ज़र की रसद ज़्यादा करने से भी आपकी जो है वो डिमांड में इजाफा या कमी आ सकती है। फिर फिस्कल पॉलिसी ऑफ ए गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, आप समझ लो गवर्नमेंट की बजट बनाने की पॉलिसी, गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंडिचर की पॉलिसी। अब गवर्नमेंट, ये देखा जाता है कि देखें अगर तो हुकूमत ने टैक्सों की भरमार की हुई है लोगों के ऊपर, बहुत से डायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं, लोगों की आमदनियों पे टैक्स लगे हुए हैं, तो डेफ़िनेटली लोग सारी इनकम तो टैक्सों में दे देंगे, तो उनके पास चीज़ें ख़रीदने के लिए कम पैसे बचेंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कंसेशन दी है, टैक्सों में छूट दी है, लोगों को रियायत दी हुई है, तो डेफ़िनेटली इट विल हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द डिमांड एंड सेल ऑफ परचेज ऑफ द गुड्स विल इंक्रीज़ एंड डिमांड फॉर द स्पेसिफिक आइटम विल इंक्रीज़। फिर पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट, जो पब्लिसिटी इश्तिहारबाजी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो याद रखें किसी भी चीज़ की डिमांड को ज़्यादा कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि आप देखते होंगे हम सब भी कि किसी चीज़ का कोई ऐड आता है, वो बहुत अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है, हमें नहीं पता वो चीज़ कैसी है, बट ड्यू टू द इंटरेस्टिंग ऐड हम उस इश्तिहार की वजह से कहते हैं कि यार लेट्स ट्राई इट, एक दफ़ा इस चीज़ को ट्राई करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो चीज़ अच्छी थी या नहीं थी, ठीक है ना। तो प्रिंट मीडिया की वजह से भी इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स जो हैं, इट कैन अट्रैक्ट मैनी पीपल टू परचेज गुड्स, ठीक है ना, एंड इट विल एनहांस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। फिर चेंज इन सेविंग्स, आपकी बचतों में तब्दीली से भी आपकी जो राइज एंड फॉल है डिमांड होती है कि इफ़ ड्यू टू द डिफरेंट रीजंस पीपल बिकम मोर कंडक्टिव टुवर्ड्स सेविंग, अगर लोग जो है वो ज़्यादा सेविंग करना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली अगर सेव ज़्यादा, देखो ना आमदनी में से ही खर्च भी करते हैं और आमदनी से में से ही सेव भी करते हैं। अगर हम सेविंग ज़्यादा करेंगे तो खर्चा कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, और अगर हम सेव कम करेंगे तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स डिमांड बढ़ जाएगी।
फिर इसी में छोटे छोटे 2-3 डेफिनेशंस हैं। मैं कहती हूँ इलास्टिसिटी कल कराऊँ। वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आते होते हैं। पहला है डिराइव डिमांड। माखूज तलब क्या होती है? डिराइव डिमांड का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं विच डिमांड इज़ नॉट डायरेक्ट, ठीक है ना, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड फॉर सम अदर गुड्स। जो कैपिटल गुड्स हमने पढ़ी थी, जैसे शाय सरमाया, कि ऐसी अशिया जिनकी बराह रास्त तलब नहीं होती बल्कि इन्हें कुछ दूसरी अशिया के लिए तलब किया जाता है। मसलन डिमांड ऑफ ए हाउस इज़ डायरेक्ट, घर की तलब हमारी डायरेक्ट है, बट उस घर की कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमें ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, आयरन चाहिए, वुड चाहिए, वो क्या है? वो इनडायरेक्ट डिमांड में आ जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ डिराइव्ड डिमांड। इसको हम माखूज तलब कहते हैं, ठीक है जी। फिर है जॉइंट डिमांड, जो मुश्तरक तलब। जॉइंट का मतलब क्या होता है? ये भी हमने पहले पढ़ी है। जॉइंट डिमांड का मतलब है कि व्हेन देयर आर सम गुड्स विच आर सेटिस्फाइड जॉइंटली, या व्हेन वन ह्यूमन वांट इज सेटिस्फाइड विद मोर देन वन गुड, कि जब इंसान की ख्वाहिश दो इकट्ठी चीज़ों से पूरी होती है, दो इकट्ठी चीज़ें लाजम मलजूम हो इंसानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। मसलन पेन एंड इंक, पेन है और इंक नहीं है तो यूज़लेस है। इंक का डब्बा पड़ा हुआ है, पेन नहीं है तो यूज़लेस है। कार एंड पेट्रोल, दोनों का होना ज़रूरी है। क्रिकेट खेलना है तो बॉल एंड बैट का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यानी ये तमाम चीज़ें दे हैव द जॉइंट डिमांड, जिनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हमने पहले पढ़ा हुआ है तकमीली एशिया की सूरत में। तकमीली एशिया भी कहते हैं। और अगर एक गुड की प्राइस चेंज होती है तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ द अदर गुड। फिर होती है कुछ कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट क्या होगी? मुरक्कब तलब जिसको कहा जा सकता है। कॉम्पोजिट क्या होती है कि सम गुड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, कि बाज़ दफ़ा एक चीज़ एक से ज़्यादा इस्तेमालात में आती है। मसलन जो गैस है, सुई गैस, हम इसको हाउस होल्ड घरेलू इस्तेमाल में भी इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल की जाती है, कमर्शियल यूज़ में भी यूज़ की जाती है। तो द सम ऑफ द टोटल डिमांड फॉर गैस इन एवरी कंसर्न बिकम्स इट कॉम्पोजिट डिमांड। के अब तीनों तरह की जो तलब है गैस की, उसको जब इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? कॉम्पोजिट डिमांड बन जाएगी। और डेफिनेटली अगर आप किसी एक पर्पज़ के लिए डिमांड को ज़्यादा करेंगे तो दूसरे पर्पज़ के लिए डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो छोटी छोटी डेफिनेशंस थी जो मैंने कहा आज साथ इसके कंप्लीट कर दें। तो यहाँ पे हमारा ये आज का जो डिमांड का चेंजेस का टॉपिक है तलब का, वो ख़त्म हो जाता है। फिर कल नहीं परसों, क्योंकि अब ऑल्टरनेट डेज़ में लेक्चर हो रहे हैं। जैसे हम कॉलेज में होते थे उसी तरह से आपके डेज़ वही हैं, ट्यूसडे और थर्सडे एंड सैटरडे। तो ये ट्यूसडे का लेक्चर है, फिर इंशाल्लाह थर्सडे को होगा और फिर सैटरडे को होगा। और फिर मंडे ऑनवर्ड से तो आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। मंडे का मतलब है कि आपकी यानी ट्यूसडे को पहली क्लास है, मंडे को सेकंड ईयर आएगी और ट्यूसडे को इंशाल्लाह आप लोग आएंगे उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। वही टाइमिंग्स होंगे कॉलेज आने के 8 बजे तक, जैसे आपने पहले आना होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको तलब की लचक कहा जाता है, कि हाउ टू मैयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक क्या है और उसकी पैमाइश कैसे की जा सकती है। तो इस वीक इंशाल्लाह जो 2 और लेक्चर्स हैं उनमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फिर उनके फैक्टर्स, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस विद शॉर्ट क्वेश्चंस अगले दोनों लेक्चर्स में कवर हो जाएंगे। तो होप्स हो कि इस वीक में हमारा ये चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो जाएगा, 4th चैप्टर। तो फिर हम जो है वो अपना 5th चैप्टर जो है वो ट्यूसडे से लाइव ही जब क्लासरूम में आएंगे तो इंशाल्लाह ताला, अगर कॉलेज लग जाते हैं, अभी फॉर द टाइम बिंग यही डेट है, तो फिर हम उसको नेक्स्ट चैप्टर को अपना शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू। और अपना 12 बजे से पहले पहले तक लेक्चर कल देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये नेक्स्ट डे के लिए पोस्ट हो रहा है, मतलब कल का लेक्चर है। आज शायद मैं पोस्ट कर दूँ या शायद कल ही करूँ। 12 तारीख का लेक्चर है ट्यूसडे का, और 12 बजे से पहले ही देखना है ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क की जा सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।